क्लास 10 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हम लोग ने पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्कस किया था। दैट इज़ वी हैव स्टार्टेड एग्जीक्यूटिव पावर जो है पार्लियामेंट की, वो डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के अंदर हेड में प्रेसिडेंट आते हैं। तो प्रेसिडेंट के हमने पावर्स एंड फंक्शंस डिस्कस किए थे। तो पावर्स एंड फंक्शंस में नॉर्मल पावर्स हमने डिस्कस किया हुआ है, तो नॉर्मल्स पावर डिस्कस किया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज जो है नॉर्मल्स पावर्स में मेनली हमने डिस्कस किया हुआ था। हेडिंग जिस तरह से था दैट इज़ लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स। तो आज वो नॉर्मल वो सारा किसके अंदर था, नॉर्मल पावर्स के अंदर। तो आज ये अलग से है एज अ इमरजेंसी पावर जो है। समटाइम्स इमरजेंसी पावर्स जो है इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पेशली उसमें पूछ लेते हैं कि राइट डाउन और डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इन ऑर्डर टू फेस द सिचुएशंस ऑफ एन इमरजेंसी, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड सेवरल एक्सक्लूसिव पावर्स टू द प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट द स्टेटस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन एज। सो व्हाट इज बीन गिवन ओवर हियर दैट जो इमरजेंसी पावर्स है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है कंट्रीज़ के अंदर, स्टेट के अंदर, उसका जो डिसीशंस पावर है वो कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है। सो इसी तरह से प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करता है इमरजेंसी डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, बट विद द कंसर्न, किसके कंसर्न होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस का, मतलब पार्लियामेंट की कंसर्न्स के अंदर होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है कि हम इमरजेंसी जो बुलाएंगे तो वो किस तरह से बुला सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो दियर थ्री कंडीशन, थ्री टाइम्स होती है जब हम इमरजेंसी बुलाया जाता है। जैसे एक तो होता है फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, या फिर एक वॉर होता है, ठीक है, और एक होती है कि जब हमारा खुद का स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल नहीं करता है। तो ये थ्री कंडीशंस होती है जब हम हमारी कंट्री, हमारा प्रेसिडेंट जो होता है या स्टेट के अंदर गवर्नर जो होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी। तो सबसे पहला इमरजेंसी laws associated with the condition of war, external invasions और internal conflicts। तो जब कंडीशन वॉर की हो जाती है, ठीक है, जब कोई वॉर का कंडीशन हो जाता है, भले वो एक्सटर्नल हो बाहर से, इंटरनल हो खुद के, जैसे इंटरनल में आ गया जैसे टेररिस्ट अटैक हो गए, कुछ भी हो सकता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स, कन्फ्लिक्ट हो सकती है किसी के साथ, तब उस सिचुएशन में डिक्लेयर किया जाता है वॉर। ठीक है, तो ये होता है पहला वाला। तो इसमें आर्टिकल्स याद रखना कि वॉर की जो आर्टिकल्स कौन सी है, ये आर्टिकल्स ज़रूरी है। इमरजेंसी के अंदर आर्टिकल्स कौन सी लगती है वॉर में, तो आर्टिकल्स 352 आर्टिकल्स जो होती है। इन द बिगनिंग आर्टिकल्स 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इफ द प्रेसिडेंट feels the probability of conflicts or maladministrations in India or any part of India due to war, external relations or internal relations conflicts, then he can easily impose an emergency। तो देश के अंदर जब वो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स 352 में क्या बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड क्या क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है, और ये प्रोबेबिलिटी की है, संभावना है कि अगर ऐसे लगे कि कन्फ्लिक्ट हो रही है, कन्फ्लिक्ट मीन्स किसी के साथ लड़ाई हो रही है, कुछ मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही है, चीटिंग, एक दूसरे करप्ट, ये हो रहा है इंडिया के अंदर कहीं पर भी, अब वो वॉर के थ्रू हो रहा है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कुछ भी हो, उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है कि देयर इज एन कंडीशंस अराइव दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन द फ्यूचर। तो उस समय वो इम्पोज कर सकते हैं इमरजेंसी कंट्री को, और उस स्टेट को कंट्रोल करने के लिए ये इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत ज़रूरी होती है कि कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले किसका परमिशन चाहिए होता है, पार्लियामेंट का। तो दिस डिक्लेरेशन यूज टू बी रिमेन वैलिड फॉर 2 months। तो जब प्रेसिडेंट को लगा, उसने डिक्लेयर किया कि इमरजेंसी है देश के अंदर, ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का कंसेंट चाहिए, पार्लियामेंट उसके मंजूरी देंगे, परमिशन देंगे, बिकॉज पार्लियामेंट में जितने से मेंबर्स है, बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड द लोकसभा, जब तक ये लोग ने अपना कंसर्न नहीं देंगे तब तक ये जो है इनका जो फैसला था वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा।
सो दिस डिक्लेरेशन कहा गया रिमेन वैलिड, कब तक रहेगा, 2 मंथ तक रहेगा, आफ्टर द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कंसेंट दे दिया, मंजूरी दे दी, द गवर्नमेंट कुड कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट दिस डिक्लेरेशन एज पर इट्स डिस्क्रिएशन। अब पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी दे दी कि नहीं ठीक है, आपका जो फैसला है वो सही है, तो फिर वो कंटिन्यू करेगा, तब वो इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। नहीं तो अगर पार्लियामेंट ने कंसेंट नहीं दिया तो वहीं तक स्टॉप हो जाएगी, मीन्स आफ्टर 2 मंथ इमरजेंसी हट जाएगा। सो आफ्टर द 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस द अरेंजमेंट इन दिस कंटेस्ट इज एज डिस्क्राइब बिलो। तो अपने 44 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो भी थी कुछ चेंजेस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। तो उसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट, तो किस तरह से किया जाएगा कि फर्स्ट नाउ दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ फियर ऑफ वॉर, कि ऐसी इमरजेंसी कब लगाया जाए देश के अंदर, जब हमें लगे देश के अंदर खतरा है या युद्ध होने वाली है बाहर से, एक्सटर्नल इन्वेशंस और एन आर्म्ड रिवोल्ट, या फिर कोई हथियार आर्मी रिवोल्ट करी, कुछ भी इस तरह से इंटरनल में। इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ओनली इन द नेम ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि इमरजेंसी मतलब आपको लग रहा है कि हमारे देश के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है, तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होकर देश के अंदर हो रहा है, तो उस समय इमरजेंसी डिक्लेयर करना वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट ईजिली सॉल्व हो सकता है, तो उस समय इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें कब किया गया, अमेंडमेंट किया गया था 44 के अंदर, उसमें ये चेंजेस क्लियर कर दिया है कि एक्सटर्नल इन्वेशन होता है तो हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए देयर इज नो नीड टू impose emergency. Now, secondly, under Articles 352, the President can declare an emergency only if the Councils of Ministers give a written advice to the President in this country. साथ साथ प्रेसिडेंट को क्या बता दिया गया कि आर्टिकल्स के अंदर 352 में कि अगर वो डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स अगर वो रिटन में बताते हैं कि आपका जो एडवाइस जो भी दे रहे प्रेसिडेंट को, तो कौन दे रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस कर रहा है, अब वो रिटन एडवाइस दे रहा है कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर करना है तब ये मंजूरी कौन दे रहा है, यस कौन बोल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। थर्डली में क्या बताया गया कि आफ्टर अ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इट्स अप्रूवल फ्रॉम स्पेशल मेजोरिटी। तो जब उन्होंने प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में तो अप्रूव करना पड़ेगा, तो अप्रूव के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब बोथ हाउस, कौन सा, राज्यसभा एंड द लोकसभा सेपरेटली, अलग अलग, कितनी मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी मेंबर जो भी होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन, उस वोटिंग होगी और उसमें अप्रूवल चाहिए। ठीक है, राज्यसभा में हो गया, फिर वापस 2/3 मेजोरिटी लोकसभा में देंगे, तब जाके उसको माना जाएगा कि हाँ वो कंटिन्यू होगा। इस मैंडेटरी कहा गया, ये बहुत ज़रूरी है मैंडेटरी, दैट 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग, वो पार्टिसिपेट भी करे, बहुत ज़रूरी है। एंड टू कंटिन्यू इट अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ, और उसकी अप्रूवल वापस चाहिए कि ये 6 मंथ के बाद कि इस इमरजेंसी को हमें आगे तक लेके जाना है या यहीं पे ड्रॉप करना है। इसी तरह से ये 3 चीज़ें जो चेंजेस हुई थी और उसे अमेंडमेंट के थ्रू उसमें ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अमेंडमेंट कितना है, 44 अमेंडमेंट्स। तो ये पहला वाला था इमरजेंसी डिक्लेयर्स ड्यू टू वॉर। अब दूसरा आता है ना, फोर्थली भी है थर्डली के बाद। फोर्थली में क्या बता रहा है कि फोर्थली द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी एंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस। अब इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है कि इसको ख़त्म करना है, तब उसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, स्पेशल नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और उसमें सिर्फ लोकसभा ही पार्टिसिपेट करे तो भी काम हो जाता। तो मतलब लोकसभा पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में और फिर उसके थ्रू इमरजेंसी को एंड कर दिया जाता है। तो इसी तरह से ये फोर्थ डिक्लेरेशन बोल दिया गया। अब हम मूव करेंगे सेकेंड इमरजेंसी, जो है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, मतलब इन अ स्टेट प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशंस, कि कोई स्टेट रन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, और वो स्टेट गवर्नमेंट
उस स्टेट के अंदर टोटली रूल्स जो है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बहुत कुछ चेंजेस गवर्नमेंट को करना चाहिए, नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, करप्शन बढ़ रहा है, क्राइम्स बढ़ रहा है। तो इस तरह से तब प्रेसिडेंट उस स्टेट के अंदर डिक्लेयर करता है इमरजेंसी। तो उसमें क्या दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, कि उसके अंदर जो स्थिति है स्टेट की रूल्स मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रही है, तो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। वो आर्टिकल्स कितना होगा, 356। तो पहले वाला था 352 और ये है 356। तो ये याद रखना है आर्टिकल्स। ये आर्टिकल जब आप मेंशन करोगे तो 356 स्टेट के लिए है, जब स्टेट ब्रेकडाउन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके लिए है, ठीक है। वहीं पर ही जब हमने वॉर के लिए डिक्लेयर करते हैं तो 352 है। तो ये कहीं उल्टा ना हो जाए, ध्यान रखना है आर्टिकल्स नाउ। तो इसलिए आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट केम टू नो फ्रॉम द स्टेट गवर्नर। तो स्टेट के अंदर गवर्नर जो होता है वो हेड होता है एग्जीक्यूटिव के अंदर, गवर्नर के बाद होता है चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने वाला होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वैसे ही जैसे स्टेट के अंदर होता है वैसे सेंट्रल में है प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो स्टेट के अंदर गवर्नर क्या करता है, गवर्नर देखता है कि जब प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से इफ द प्रेसिडेंट केम टू नो, तो प्रेसिडेंट को बताता कौन है, गवर्नर बताता है कि हमारे स्टेट के अंदर प्रॉब्लम बहुत हो रही है। If he himself consider that such a conditions has evolved that the government of some state is not functioning as per the provisions of the constitutions, then he can declare emergency. इसके अलावा कि अगर गवर्नर नहीं बता रहे, पहले मैं तो बता कि गवर्नर खुद बताता तो ठीक है, या फिर दूसरी तरह से कि गवर्नर के अलावा प्रेसिडेंट को खुद को लगे कि जो स्टेट है इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है और वो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट के अंदर एज एन इमरजेंसी इन स्टेट। अगेन ये भी किसको चाहिए, पार्लियामेंट का कंसेंट चाहिए। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट दिस डिक्लेरेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 मंथ। तो ये 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि 2 महीने से पहले इसको पार्लियामेंट का कंसेंट चाहिए होगा, पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेंगे, दोनों हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो आफ्टर गेटिंग अ रेजोल्यूशन पास्ड इन द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर 6 मंथ। तो इसी तरह से जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि हाँ आप इसे यूज कर सकते हो, स्टेट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, तब वो कितने दिन के लिए चलेगा, 6 मंथ्स। एंड इट इज मैंडेटरी दैट दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज पास्ड इन बोथ द रिस्पेक्टिव हाउसेस। तो ये रेजोल्यूशन जरूरी है कि दोनों हाउस में चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा, विद सिंपल मेजोरिटी। इन एनी केस it is not possible to impose precedent rule after a period of 3. Now, in any case कहा गया कि अगर it is not possible to impose precedent rule after a period of 3 years, कि ऐसे कुछ भी हो जाए, 3 years पास हो जाए और वापस से सोचो कि आप उसमें रूल करें, आप उसमें इम्पोज करें, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आपने इसमें इम्पोज कर लिया हुआ है। तो बार बार मतलब फिर उससे क्या हो जाता है कि फिर आपकी गवर्नमेंट्स को लगता है कि ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं, इसके लिए बार बार इम्पोज करना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अपना थर्ड वाला, तो आर्टिकल 356 हमने सबसे पहले करा 352, देन 356, अब आता है 360। तो आर्टिकल 360 जो है जिस पर डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब देश की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति, मनी मैटर जो बहुत ख़राब है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इफ़ द प्रेसिडेंट फील्स दैट सच कंडीशंस हैज़ इवॉल्व्ड, उसे लगे कि ऐसी सिचुएशंस आ गई है, स्थिति आ गई है जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है और गुडविल इंडिया का वो अब खतरे में है, देन ही कैन डिक्लेयर, तब वो क्या करेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा स्टेट के कंट्री के अंदर। अगेन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ दिस इमरजेंसी द 10-year fix is the same as that in the case of the first type of emergency discussed earlier, but that is emergency articles 352 में जिस तरह से था कि वो सबसे पहले 2 months के लिए वो एक्सटेंड होगा, उसके बाद उसको कंसेंट चाहिए होगा, कंसेंट के बाद ही इसको वो आगे ले जाएंगे, अदरवाइज वो वहीं पे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, तो पहले सबसे पहले 2 months, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट की कंसेंट बहुत ज़रूरी है, पार्लियामेंट की कंसेंट बहुत ज़रूरी है, उसके बाद पार्लियामेंट में अगर इनको कंसेंट मिल जाता है तो दैट कैन बी रन। लेकिन 6 months के बाद
वापस से इसको एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको कंसिडर लेना पड़ेगा, नहीं तो 6 मंथ्स के बाद ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये सारा हो गया हमारा इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमने इमरजेंसी पावर जो था डिस्कस किया। पहला इमरजेंसी में क्या था, इमरजेंसी पावर वॉर ड्यू टू वॉर, सेकेंड था कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट, एंड थर्ड था फाइनेंशियल क्राइसिस जो थी कंट्री के अंदर होती है। तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तो इसी तरह से ये 3 इमरजेंसी ये कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। अब हम लोग मूव करेंगे किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कैसे होती है, इसकी पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस में। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 63 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बताया आर्टिकल 63 में कि द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड दिस इलेक्शंस कैन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट। तो वैसा ही प्रोसेस है जिस तरह से प्रेसिडेंट की किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक चीज़ है कि दोनों की जो जॉइंट सेशन होती है बोथ द पार्लियामेंट में दोनों हाउस की, उसके थ्रू ही इलेक्शंस किया जाता है। और प्रोसेस वही रहेगा, सिंगल प्रोपोर्शनल जो होगा रिप्रेजेंटेशंस की कितने लोग खड़े हैं उसके साथ कितने लोग वोट दे रहे हैं, उसे कितना वोट मिला है, तो उस तरह से कितना सिंगल, उसको सिंगल कितना मिला है इस हिसाब से, और वो भी सीक्रेट होता है, किसी को पता नहीं चलता है। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस है जैसे हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट का, सेम वैसी। अब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है ना, ही शुड बी अ इंडियन सिटीजन, सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मिनिमम एज कितना, 35 से कम नहीं, एंड ही शुड होल्ड ऑल सच क्वालिफिकेशंस विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा में ये बैठेंगे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसी तरह से राज्यसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारा क्वालिफिकेशन इनको चाहिए। तो ये हो गया क्वालिफिकेशंस। ना रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से हमने इम्पीचमेंट के बाद में डिस्कस किया था, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पर भी है कि वाइस प्रेसिडेंट को 5 ईयर्स के लिए चूज़ किया जाता है, बट ही कैन वॉलंटरी रिज़ाइन, अगर उसको लगे कि नहीं मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, रिज़ाइन कर सकते हैं अपने टर्म्स कंप्लीट होने से पहले। ये रिमूव भी हो सकते हैं। सो रेजोल्यूशन जो पास किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो बोथ द हाउसेस मेजोरिटी जो होती है राज्यसभा है, लोकसभा पास करती है, और उसके अंदर इसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि जब आप रेजोल्यूशन पास करते हैं तो इट शुड बी इन्फॉर्म्ड। कितने दिन पहले इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, 14 डेज पहले, तब जाके फिर उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होती है। और फिर उसकी जो भी इनकी नेगेटिव चीज़ें हैं जो सामने आती है फिर डिस्कस की जाती है, वोटिंग होती है। तो इस तरह से जब वोटिंग हो जाती है 2/3 मेजोरिटी इसको वोट दे देते हैं तो इम्पीचमेंट वो इम्पीच्ड हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो शुड बी प्रूव, बहुत ज़रूरी कि उनकी प्रूव, अगर प्रूव नहीं होता तो वो इम्पीच नहीं हो सकते। तो इसी तरह से उसको सबसे पहले 14 डेज प्रायर उनको एडवांस बताना चाहिए, ये पहले बताते हैं, इसके बाद फिर शुरू करते हैं ना। अब हम जाएंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नाउ फॉलोइंग आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले ही इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन है राज्यसभा के लिए, एंड ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, देयरफॉर ही हैज़ नो राइट टू वोट। तो ये जब राज्यसभा के मेंबर्स नहीं है तो इसके पास राइट नहीं है वोट देने का। बट इफ द वोट इज फेवर एंड अगेंस्ट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर इक्वल। लेकिन जब देखा जाता है सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि दोनों अगेंस्ट और फेवर की जो वोटिंग होती है वो इक्वल हो जाती है, तब वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं ताकि डिसीजंस को आगे ले जाए, आइदर यस या फिर नो, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ताकि डिसीजन जो है, रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, जब वो एब्सेंट होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, तो ही इज गोइंग टू एक्वायर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। उस समय वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालते हैं और उनका काम करते हैं ना। इन 4 केसेस, तो कब संभालते हैं उनकी प्रेसिडेंट की ऑफिस में, इन द केस ऑफ डेथ, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है,
तब जाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट जो रिज़ाइन कर चुके हैं तब उनको संभालना पड़ता है, या प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया विद द प्रोसेस इम्पीचमेंट, या फिर ड्यू टू प्रेसिडेंट बीइंग इनकैपेबल टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू इलनेस, या फिर प्रेसिडेंट जो बीमार पड़े हुए वो नहीं आ पा रहे, या फिर फॉरेन विजिट के लिए दूसरे देश में गए हैं, तब उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है। तो हमने देखा जाए कि एग्जीक्यूटिव का सबसे पहला जो पॉइंट था प्रेसिडेंट, वो पूरा डिस्कस कर चुके हैं हमने। इसके पहले वीडियो में प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शन डिस्कस किया था, नॉर्मल पावर्स था। आज हमने इमरजेंसी पावर डिस्कस किया और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन आता है, जो मेन है देखा जाए तो पावर किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अभी जो है ये वाला हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।